नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पे हम सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आते हैं। अभी हमने कैप्सूल स्टार्ट किए हुए हैं, तो कैप्सूल भाग 1 भाग 2 हमने पहले डाल दिए थे। अब हम लेके आए भाग 3 कैप्सूल, इसलिए क्योंकि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा चैनल है target@gov जॉब। इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। चावल पकाना कहाँ कठिन है? खान के अंदर, पर्वत की चोटी पर, समुद्र की गहराई पर, सभी स्थानों पर समान। तो इसका सही आंसर है पर्वत की चोटी पर खाना पकाना कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? तो देखिए दोस्तों, होता क्या है, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, वातावरण है। ये वातावरण जो है वो वायुमंडल के रूप में, वायु के रूप में है। और जैसा कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो पृथ्वी के केंद्र की ओर होता है, तो ये वातावरण भी जो है वो पृथ्वी के केंद्र की तरफ केंद्रित है। यानी धरातल के ऊपर, धरातल के पास क्या होगा, वायु सबसे अधिक दाब डालती है। और जैसे जैसे पृथ्वी से दूर जाते जाएंगे तो वो दाब क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जब दाब कम होता जाएगा तो वहां पर पकाना भी क्या होगा, कठिन होगा। तो पर्वत की चोटी पर चावल पकाना सबसे कठिन है। द्रव की क्वथनांक की अगर हम बात करें, तो क्वथनांक का एक सरल सी परिभाषा तो ये होती है कि जहां पर जिस तापमान पर पानी उबलना शुरू कर दे, लेकिन वो आधी परिभाषा है। पूरी परिभाषा क्या है, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव के भीतर वाष्प दाब क्या हो गया, जैसे ये कोई बर्तन है, इस बर्तन में से ये जल भरा हुआ है, तो जब हम इसको उष्मा देंगे, गर्म करेंगे, तो ये जल के अणु क्या करेंगे, उष्मा को ग्रहण करेंगे और जिससे उनके द्रव के अणुओं की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी और वो अणु ऊपर उठने लगेंगे। ऊपर उठने लगेंगे तो ऊपर की तरफ क्या लगाएंगे, वो दाब लगाएंगे। और जैसा कि हमें पता है, वायुमंडलीय दाब किधर लगेगा, केंद्र की ओर लगेगा। तो एक दाब तो वायुमंडलीय दाब हो जाएगा, एक दाब हो जाएगा वाष्प दाब। और ये दोनों की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत होती है। तो द्रव के भीतर तो वाष्प दाब और द्रव की सतह पर कौन सा दाब, वायुमंडलीय दाब, ये जब बराबर होते हैं तब वायु दाब के साथ परिवर्तित होता है। अब दाब अगर हम बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाएंगे तो द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। दाब हम घटाएंगे तो द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। दाब हम बढ़ाएंगे तो इसका उदाहरण हम लेते हैं प्रेशर कुकर में। जब हम खाना बनाते हैं तो प्रेशर कुकर क्या होता है, चारों तरफ से पैक होता है। जब हम उसको उष्मा देते हैं तो उष्मा बाहर निकल नहीं पाती है, तो वहां पर अंदर प्रेशर कुकर के क्या होता है, दाब बढ़ जाता है। और क्वथनांक, जो पानी के गर्म होने का तापमान है या उबलने का तापमान है, वो 120 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो वहां पर खाना आराम से बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम पहाड़ पर जाएंगे या ऊंचाइयों पर जाएंगे, वहां पर दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी जो पानी 120 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा था, वो पहाड़ के ऊपर 60 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलना शुरू हो जाएगा। अब हम पानी के अंदर जब हम चावल डालेंगे तो पानी तो जल्दी से उबल जाएगा, लेकिन चावल उबलने में या पकने में समय लेंगे, इसलिए पर्वत की चोटी पर पकने में ज्यादा समय लगेगा। अशुद्धि अगर हम मिला देंगे जैसे कि नमक, तो क्वथनांक बढ़ जाता है। कार चालक की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयर बैग में क्या होता है, सोडियम एजाइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम नाइट्रेट। तो उसमें होता है एयर बैग में सोडियम एजाइड। सोडियम एजाइड NaN3। होता क्या है, जब कोई एक्सीडेंट होता है तो कार के अंदर ऑटोमोबाइल इम्पैक्ट से इलेक्ट्रिक चार्ज स्टार्ट होता है। और इलेक्ट्रिक चार्ज से क्या होता है, जो सोडियम एजाइड में विस्फोट होता है। और सोडियम एजाइड जो होता है वो किस में बदल जाता है, नाइट्रोजन गैस में बदल जाता है, जो कि एयर बैग में भरी जाती है। अगर हम बात करें ड्राइवर के लिए, सामान्य एयर बैग को भरने के लिए पर्याप्त नाइट्रोजन गैस का उत्पादन केवल 50 से 100 ग्राम सोडियम एजाइड में ही हो जाता है। 50 से 100 ग्राम एजाइड हम रखते हैं उस गाड़ी के अंदर, तो फिर जैसे एक्सीडेंट होता है तो वो नाइट्रोजन गैस बन जाती है और वो एयर बैग में भरी जाती है। आयोडीन परीक्षण जिसका पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, आयोडीन परीक्षण है वो कार्बोहाइड्रेट का पता करने के लिए किया जाता है। तो जो आयोडीन टेस्ट होता है फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, कि वहां पर स्टार्च है यानी, और स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च जो है वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है जब हम उसके अंदर एक्वस सॉल्यूशन डालते हैं ट्राई आयोड एनाइन का।
यानी ट्राई आयोडेनाइन का, जब हम उसमें स्टार्च में अगर हम एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी मिला हुआ सॉल्यूशन डालेंगे तो वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। शराब बनाने में माहिर व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता है? वाइनोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट, ओनियोलॉजिस्ट, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ओनियोलॉजिस्ट। सही आंसर होगा ओनियोलॉजिस्ट। और हिंदी में बोलते हैं हाला शास्त्र या ओनियोलॉजी। हाला यानी वैज्ञानिक, वाइन और इसके उत्पादन के अध्ययन को कहते हैं हाला शास्त्र यानी ओनियोलॉजी। तो ओनियोलॉजी जो होती है वाइन और वाइन मेकिंग का विज्ञान और अध्ययन है। तो जो व्यक्ति वाइन मेकिंग का विशेषज्ञ है उसे बोलते हैं ओइनोलॉजिस्ट। तो इसका आंसर होगा 3। सब्जी का नाम जिसे फूल के रूप में भी जाना जाता है, तो गोभी, ब्रोकली, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दीज। तो गोभी और ब्रोकली दोनों को फूल के रूप में भी, या दोनों क्या होते हैं, फूल ही होते हैं, फूल से ही तैयार होते हैं, इसलिए तो इन दोनों सब्जियों को फूल के रूप में जाना जाता है। ये तो हो गई आपकी गोभी और ये ग्रीन कलर वाली हो गई ब्रोकली। स्त्रियों और बच्चों की आवाज तीखी किस कारण से होती है? उच्च आवृत्ति, उच्च आयाम, कम आवृत्ति, कम आयाम। तो इसका आंसर है सही दोस्तों उच्च आवृत्ति। उच्च आवृत्ति के कारण क्या होती है? उच्च आवृत्ति का मतलब है बोलने की गति, जिसकी बोलने की गति तेज होती है वो तीखी आवाज होती है उसकी, जिसकी बोलने की गति कम होती है उसकी आवाज जो होती है वो थोड़ी मोटी होती है। तो उच्च आवृत्ति इसका सही आंसर होगा। बच्चे जो होते हैं या स्त्रियां जो होती हैं वो थोड़े बोलने की स्पीड उनकी ज्यादा होती है, आवृत्ति उनकी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आदमी या पुरुषों की तुलना में। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबे अवधि तक रह सकता है? ऊंट, जिराफ, कंगारू, चूहा, कंगारू। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कंगारू। चूहा जो होता है वो काफी अधिक समय तक, तो कंगारू चूहा जो कि कैलिफोर्निया की डेथ वैली में रहता है, यह बिना पानी पिए 10 साल तक जीवित रह सकता है। और ये फोटो है किसकी? कंगारू चूहा की, जो कि अमेरिका के कैलिफोर्निया की डेथ वैली में भी रहता है। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? शुष्क पत्तियां, शुष्क बीज, शुष्क पुष्प फली, शुष्क तने। तो जो लौंग होता है वो शुष्क पुष्प फली से प्राप्त होता है। तो लौंग जो होता है वो मंटेसी कुल के यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिकाएं हैं। लौंग को इंग्लिश में क्लोव कहते हैं और लेटिन शब्द जो क्लेवस से ये बना है और जिसका अर्थ होता है कील या कांटे, जो कि लौंग की आकृति भी कैसी होती है, उसके आगे कील या कांटे जैसी ही आकृति होती है। ये है लौंग का पौधा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जो फलियां लगी हुई हैं ये सुखाकर ही लौंग तैयार की जाती है। तो शुष्क पुष्प फली है लौंग। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 30 ग्राम, 50 ग्राम, 70 ग्राम, 90 ग्राम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 70 ग्राम। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में 65 से 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जो शाकाहारी महिलाएं वो तो दूध, दही, मिश्रित अनाज और या फिर दालों से ये प्रोटीन प्राप्त कर सकती है। और मांसाहारी महिलाएं वो दूध, दही के साथ मांस, मछली, अंडे से भी प्राप्त कर सकती हैं। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया था? शेयर बाजार, बैंक, खेल, पुस्तक प्रकाशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है पैकमैन जो है वो बनाया गया था खेल के लिए। जब एक से अधिक को जोड़कर डेटा या इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर जब डेटा या इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नेटवर्किंग, डेटाबेस, इंटरनेट, प्रोसेस। तो सही आंसर है दोस्तों नेटवर्किंग। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर, 14 दिसंबर, 25 दिसंबर, 2 दिसंबर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 2 दिसंबर। तो ये है आज का हमारा कैप्सूल भाग 3। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कितने % आपके सही हुए वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।